हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की सीरीज को, जिसमें कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड किए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कॉमनली फीचर्ड इन द फोक म्यूजिक ऑफ गुजरात। तो बताना है कि गुजरात में ना गुजरात के फोक म्यूजिक में ना एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब समझते हैं क्या? इसका मतलब होता है तार वाला इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि काफी सारे तार लगे हो। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो हमारे पास है बंगल, तूरी, पावा, जंतर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा जंतर। ठीक है, और जंतर जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ये जंतर कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे दो इस तरह से ऐसे बने होते हैं, और यहाँ पे ना कुछ ऐसे तार वगैरह जाती है। ठीक है, तो इसको इसको ही जंतर कहा जाता है। आप जैसे गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे ना, तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो जंतर हमारा करेक्ट आंसर है। और कुछ अदर फोक इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं, जैसे कि तूरी है, बुंगल है, पावा है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट वही तार वाले इंस्ट्रूमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा रावण हत्तो, एक तारा परक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और एक तारा हो जाएगा। और परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि हमारा हो जाएगा मंजीरा, पोर्ट ड्रम। ठीक है, ये सारे मतलब कि इजिली हम हर जगह देख सकते हैं गुजरात में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक ये वर्ड आया है, परकशन इंस्ट्रूमेंट। परकशन इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे कि हम ऐसे स्ट्राइक करके, या फिर हम ऐसे थपथपा के अपने हाथों का यूज करके बजाते हैं। ठीक है, जैसे मंजीरा है, झांझ पोट हो जाएगा, ये सारा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट प्लेड बाय वे ऑफ परकशन और नॉट प्लेड बाय वे ऑफ स्ट्राइकिंग। हमें इनमें से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताना है जिसको कि हम वे ऑफ परकशन, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि उसको हम स्ट्राइक करके, उसको दबा के ऐसे यूज नहीं करते हैं, या फिर उस पे ऐसे जैसे हम तबला वगैरह पे करते हैं ना, ऐसे हाथों से ऐसे बजा के हाथ वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा वो स्ट्राइकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, जिसमें हम अपने हाथ वगैरह का यूज नहीं करते हैं, जिसमें कि हम ऐसे ताल वगैरह बजा के यूज नहीं करते, वो बताना है हमें। ठीक है, ऑप्शन में देखो पखावज, ड्रम, तबला, शहनाई। पखावज ड्रम की तरह ही होता है। ठीक है, पखावज मतलब ढोलक होता है प्रॉपरली ऐसे करके। ठीक है, और इसको ऐसे बजाया जाता है। तो इसको तो देखो दोनों हाथ का तो यूज इसमें होता ही है। ठीक है, दोनों हाथों से हम इसको बजाते हैं। तो ये आंसर नहीं हो सकता। ड्रम का मतलब वही होता है, और तबला को तो हम दोनों हाथों से बजाते ही है। देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा शहनाई, क्योंकि हमें इसको बजाने की या पीटने की जरूरत नहीं होती। बेसिकली ना शहनाई को अपने मुंह से हवा देने की जरूरत होती है, और ये हवा के थ्रू ही, यानी कि मतलब कि हम कह सकते हैं ना कि ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जो कि हवा के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, जैसे शहनाई देखते हैं आप, इसमें कुछ होल्स वगैरह बने होते हैं शहनाई में, है ना। तो यहाँ से जो हवा आती है जाती है, उसके थ्रू ही एक मतलब हम सॉन्ग वगैरह गाते हैं। ठीक है, तो शहनाई करेक्ट आंसर। अच्छा, शहनाई से ना एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी याद रखेंगे, ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, शहनाई करेक्ट आंसर है। ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, और ये बना होता है वुड से और मेटल से। ठीक है, और कुछ अदर विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। विंड मतलब वही जिसमें कि हम फूक कर या फिर हवा देकर उसको बजाते हैं। तो ये हो जाएगा फ्लूट। फ्लूट समझते हैं ना, बांसुरी। ओबो हो जाएगा, क्लैरिनेट हो जाएगा, बसून हो जाएगा, और सेक्सोफोन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि अब अदर में हम देख लेते हैं पखावज, ड्रम और ये तबला। ये सारे हमारे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, जिसको कि हम दोनों हाथों का यूज करके बजाते हैं, अपना जोर देकर उसको यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, हैंड्स का यूज करते हैं या किसी स्टिक वगैरह का, मतलब हमें हाथ का यूज तो करना ही पड़ता है, चाहे हम हाथ से बजाए या किसी स्टिक से बजाए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, शतांत्री वीणा, मीनिंग अ वीणा विथ 100 स्ट्रिंग्स। शतांतरी वीणा का मतलब होता है कि एक ऐसी वीणा जिसमें कि 100 स्ट्रिंग्स हो, 100 तार लगे हो उसमें। ठीक है, और ये एंशियंट संस्कृत नेम है कौन से इंस्ट्रूमेंट का। हमें बताना है कि शतांतरी वीणा कौन से
अभी आजकल जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, उनमें से किसका नाम शतांतरी वीणा है, और ये पुराना नाम है, ठीक है। ऑप्शन में देखो, संतूर, सरोद, सारंगी और तानपुरा। देखो करेक्ट आंसर है हमारा संतूर, ठीक है। संतूर जिसको हम आज बोलते हैं ना, किसी टाइम में इसको शतांतरी वीणा बोला जाता था, ठीक है। अब देखो ये संतूर वर्ड बना कैसे है, ये देख लेते हैं। संतूर, ठीक है, इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम शत तंत्री वीणा, ठीक है। अब जैसे कि शत तंत्री इसको बोलते थे ना पुराने टाइम में, तो शत, शत का मतलब होता है 100, जैसे कि हम प्रतिशत भी पढ़ते हैं ना, तो शत का मतलब 100 होता है। तो शत का मतलब होता है 100, ठीक है। और तंत्र का मतलब होता है तार। आप जैसे प्योर हिंदी बोलेंगे ना, या फिर संस्कृत, वैसे तो हिंदी में ही तंत्र का मतलब तार ही होता है, ठीक है। तो यानी कि जिसमें 100 तार हो, ठीक है। अब देखो जो ये शतांतरी वर्ड है, ये क्यों और कैसे इस तरह से चेंज हो गया, तो वो हम देख लेते हैं। देखो इसको पहले ना ये आया हुआ था वर्ड शततांत्री से, बाद में इसको प्रोनाउंस किया जाने लगा शत तार, ठीक है। शत का मतलब वही था 100, और तंत्री की जगह हमने एक इजी वर्ड ले लिया तार, ठीक है। ठीक है, तो सत और तार हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद इसको सन और तार कहा जाने लगा, ठीक है। शत की जगह सन और तार कहा जाने लगा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसका फाइनली ना नाम चेंज करके ना संतूर ही कर दिया गया, ठीक है। तो सततांत्री से संतूर इसका नाम पड़ गया। अब संतूर के ना फेमस प्लेयर देख लेते हैं, जो जो इसको इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। तो देखो ये हो जाएंगे हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा, वर्षा अग्रवाल और राहुल शर्मा। इसमें से पंडित शिव कुमार शर्मा ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, क्योंकि ये आपके एग्जाम के किसी न किसी शिफ्ट में आया हुआ ही होता है। अच्छा ये भी देखते हैं ना कब आया ये क्वेश्चन। एसएससी सीएचएसएल 2024 में आया हुआ है। देखो मैंने बोला ना, ये किसी न किसी शिफ्ट में तो आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफी लंबा थोड़ा क्वेश्चन है ये, तो देख लेते हैं क्या करना है हमें। इसमें इनकरेक्ट बताना है इन सब में से, ठीक है। ताल पहला ले लेते हैं। ताल इज अ साइक्लिक अरेंजमेंट। इसको ताला नहीं पढ़ना, ये ताल है, ठीक है। क्योंकि हम बेसिकली हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ताला वर्ड तो नहीं होगा, ताल है। ताल इज अ साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ टाइम यूनिट्स। तो यहाँ पे बात हो रही है, जो ताल है ना वो टाइम का एक साइक्लिक अरेंजमेंट यूनिट है। तो देख लेते हैं, ये तो वैसे ठीक ही है। और नेक्स्ट है हमारा, देखो द श्रुति इज यूनिट ऑफ मेजर और स्मॉल differences between the various consecutive pitches within a ग्राम और a स्केल। बात हो रही है कि जो श्रुति है ना, ये ग्राम या स्केल के बीच डिफरेंट पिचेस में इसके माप, और इसमें स्मॉल डिफरेंट के लिए एक यूनिट है। बेसिकली देखो जो श्रुति है ना, एक ये यूनिट है मेजर करने के लिए, ठीक है, स्मॉल डिफरेंसेस को। तो ये भी करेक्ट ही है, ठीक है। पहला तो हमारा करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, क्योंकि हमें तो इनकरेक्ट बताना है ना। नेक्स्ट है हमारा, अ राग इज बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड एज अ ट्राइबल और फोक टर्नर। राग के लिए ऐसा माना जाता है, जो हम राग पढ़ते हैं ना उसके लिए माना जाता है कि ये स्टार्ट हुआ है एक ट्राइबल से या एक फोक ट्यून से, इसकी शुरुआत हुई है, इसकी स्टार्टिंग हुई है। तो ये भी ठीक है, क्योंकि राग की स्टार्टिंग ऐसे ही हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर गलत कौन सा है। डी है हमारा, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कमाइचा इज मेजरली यूज्ड द Mangniyar community of Manipur as a popular accompaniment to their songs। जो हमारा ये जो कमाइशा है ना, वो इसे मांगनियार कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है मणिपुर में। तो हमें गलत बताना है। देखो मणिपुर नहीं होगा यहाँ पे, मैं ना, क्योंकि मणिपुर का है ही नहीं है। ये जो कमाइचा फेस्टिवल है ना, ये हमारा कमाइचा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, फेस्टिवल कह रही हूँ सॉरी, कमाइचा जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये है हमारा राजस्थान का, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। देखो ताल वाला ये वाला भी ठीक है कि हाँ ये टाइम का साइक्लिक अरेंजमेंट यूनिट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। गलत हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान का है, ये कमाइचा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और कमाइचा देखो ये वीणा के जैसा ही होता है, और देखो वीणा की तरह ना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बस इनके थोड़े से नाम अलग है, ठीक है। तो ये कमाइचा बस ये याद रखेंगे कि ये राजस्थान का है, और इसको मांगनियार कम्युनिटी के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है, अपने जैसे वो पॉपुलर सॉन्ग्स वगैरह पे, ठीक है।
गलत हमारा डी था। ठीक है। कमाइचा इज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, देखो ये भी तार वाला इंस्ट्रूमेंट है, मैंने अभी बताया ना कि वीणा वगैरह वीणा की तरह ही है, तो उसमें तो तार होता ही है। और ये बना होता है, देखो स्टील से बना होता है, पार्चमेंट से बना होता है ये कमाइचा इंस्ट्रूमेंट, गट से बना होता है, मेटल और शीशम, और साथ में हॉर्स हेयर का भी इसमें यूज किया जाता है कमाइचा इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है। देखो पार्चमेंट ये एक वर्ड आया, पार्चमेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चीज जो कि भेड़ बकरी है ना उसके चमड़े का यूज करके बनाया गया, यानी कि जो कमाइचा इंस्ट्रूमेंट है ना, इसमें भेड़ बकरी वगैरह या फिर जानवरों के चमड़े वगैरह का यूज हुआ है। ठीक है। अच्छा, हाँ, इसको पुराने टाइम में इसको चम्र पत्र भी बोलते हैं, चर्म पत्र, सॉरी, चर्म पत्र। पहले के टाइम में क्या होता था, चर्म पत्र पे कुछ लिखावट वगैरह लिखनी होती थी, क्योंकि पहले कॉपी वगैरह हुआ नहीं करते थे। ठीक है। तो कमाइचा इंस्ट्रूमेंट में पार्चमेंट का यूज होता है। ठीक है। और दिस इज अ कम्युनिटी इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन, राजस्थानी में बता चुकी हूँ। ठीक है। कुछ एडिशनल और क्या देख सकते हैं यहाँ पे हम, सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान। हाँ, यहाँ से ये देख सकते हैं कि राजस्थान के कुछ अलग, कुछ और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ये हो जाएंगे सारंगी, और ये हो जाएगा रावण हत्था। रावण हत्था इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और एक तारा हो जाएगा, मूचंग हो जाएगा, पुंगी हो जाएगा, सतारा हो जाएगा, अलगोजा हो जाएगा, मुरला हो जाएगा। देखो मुरली हम याद रखते हैं ना, तो मुरली सा मुरला याद रख लो। नाद शहनाई हो जाएगा। ये सारे हमारे हो जाएंगे राजस्थान के इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक दो बार इसको देखेंगे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, या कोई छोटी मोटी टिक लगा के रावण हत्था ऐसे याद रख लो कि रावण का हाथ है इसलिए रावण का राज था, तो राजस्थान याद आ जाएगा, है ना। कैसे भी मतलब आप एक छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि रावण हत्था इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बता दी है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, उस्ताद असद अली खान वॉज वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ। उस्ताद असद अली खान क्या बजाते थे, तो देखो ये बजाते थे रुद्र वीणा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रुद्र वीणा प्लेयर थे। ठीक है। रुद्र वीणा। और यहाँ से याद रखेंगे कि इनको ना पद्म भूषण मिला हुआ है 2008 में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पद्म भूषण वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following celebration is dedicated to sun god and his wife Usha to thank them for sustaining life on earth and for granting wishes? देखो यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसमें कि हम जो हमारे गॉड है ना सन, उसकी पूजा करते हैं, उनकी और उनकी वाइफ जो उषा है ना उनकी पूजा करते हैं, और उनको एक तरह से ना हम उनको थैंक कहते हैं कि आपने इस अर्थ पर हमें जीवन दिया है और अर्थ पर इस लाइफ को बनाए रखा है। ठीक है। तो इनके लिए ना एक पूजा की जाती है, तो उस फेस्टिवल का क्या नाम है? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ना अच्छा क्वेश्चन है, और आई होप कि सबको ही पता होगा। मैं वैसे ही बता दूं, इसका आंसर ना छठ पूजा है। ठीक है। क्योंकि इसमें बेसिकली ना जो सूरज भगवान होते हैं ना उनकी पूजा की जाती है और उनकी वाइफ की पूजा की जाती है। ठीक है। तो बाकी ये सब तो आंसर नहीं है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और देखो ये ना बेसिकली बिहार में इसको मनाया जाता है, बिहार का ये बेसिकली फेस्टिवल है। और छठ पूजा के बारे में आप सभी को पता होगा, और बिहार में तो मेन तो बिहार का फेस्टिवल है, बट बिहार के आसपास भी और भी जगह में इसको मनाया जाता है, जैसे छठ झारखंड हो गया, क्योंकि झारखंड तो पहले बिहार का ही हिस्सा था ना, झारखंड हो गया, फिर उसके बाद यूपी के भी कुछ एरियाज में इसको मनाया जाता है बस। और हालांकि अभी इसकी छठ पूजा की मान्यता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि जो लोग बिहारी नहीं है ना, कई बार वो लोग भी मनाते हैं, या फिर जो बिहारी लोग पूजा करते हैं उनको ये प्रसाद वगैरह देते हैं कि अपने नाम पे कि आप हमारे लिए भी थोड़ा सा ऐसे पूजा कर लीजिए, है ना। तो काफ़ी अच्छा फेस्टिवल है। ठीक है। देखो ये ना 4 डे का ना एक लॉन्ग और स्ट्रिक्ट फेस्टिवल होता है। ठीक है। काफ़ी स्ट्रिक्ट है, 4 दिन का। ठीक है। और इसमें फर्स्ट डे में क्या होता है, छठ पूजा वाले दिन फर्स्ट डे में इसमें जो भी छठ पूजा का व्रत रखती हैं वो किसी पवित्र नदी में, या फिर जहाँ आसपास नदी नहीं है, जैसे कि शहरों में नदियाँ नहीं होती है, तो लोग अपने आसपास गड्ढा वगैरह खोद के उसमें थोड़ा सा खड़े होते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है। और इसके दूसरे दिन क्या होता है, तो दूसरे दिन इसको उसके दूसरे दिन खरना होता है। ठीक है। खरना में क्या होता है, जिसने भी ये फास्ट रखा होता है वो पूरे दिन काफी लॉन्ग फास्ट रखते हैं। ठीक है। और तीसरे दिन क्या होता है, छठ पूजा वाले दिन, तीसरे दिन प्रसाद वगैरह तैयार किया जाता है, जो हम इवनिंग ऑफरिंग्स के लिए जब शाम को हम जाते हैं ना छठ पूजा में, घाट पर हम जाते हैं, तो
उसके लिए यहाँ पे प्रसाद वगैरह तैयार किया जाता है। मतलब मॉर्निंग से ही प्रसाद वगैरह तैयार होने लग जाते हैं, फिर शाम को घाट पे जाते हैं। और इसको ना संझिया अरग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि शाम को जाते हैं ना, तो इसलिए शाम, संझिया मतलब शाम ही होता है ये, मतलब भोजपुरी लैंग्वेज में, ठीक है। और फोर्थ डे और फाइनल डे 4 दिन का होता है। और फाइनल डे में क्या होता है, इस दिन फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स जिनको भी हमने इनवाइट किया होता है, वो हम सभी किसी भी नदी के किनारे या फिर जब जहाँ पर भी हमने गड्ढा खोदा हुआ है वहां जाते हैं बिफोर सनराइज, सूरज के उगने से पहले। जैसे कि सुबह 3 बजे 4 बजे लोग चले जाते हैं और तब तक वेट करते हैं जब तक सूरज भगवान उग नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो महिलाएं होती हैं या फिर जो भी जिन्होंने भी इस फास्ट को रखा होता है, वो क्या करते हैं, नदी में खड़े होकर सन को थैंक्स गिविंग करते हैं और उनके आने का वेट करते हैं। और जब सन उग जाते हैं, सनराइज हो जाता है, तो ये व्रत पूरा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद ही ये लोग कुछ खाना पीना ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना सब आप याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नुआखाई इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ। नुआखाई कहाँ का फेस्टिवल है? देखो, नुआखाई ये ना हमारा उड़ीसा का है, ठीक है। इसलिए अदर ऑप्शन पे तो नहीं जाना है हमें, ठीक है। नुआखाई बेसिकली इसका मतलब होता है एक नई फसल का होना। जैसे कि उड़ीसा में ना चावल की जो नई फसल होती है ना, तो उसको नुआखाई कहते हैं, इसीलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। और देखो, ये ना एक एनुअली फेस्टिवल है और चावल की, नए चावल का सीजन होता है, नए चावल की पैदावार होती है इसमें, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो गणेश चतुर्थी है ना, गणेश चतुर्थी के ना इसको हम कह सकते हैं अगले दिन जो हमारा ये भद्र होता है ना, भद्रवा, इसके मतलब कि हम कह सकते हैं ना कि लूनर फोर्ट नाइट के ना इसको 5 दिन के बाद मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, आजकल एक चीज फेमस चल रही है, जगन्नाथ, जगन्नाथ रथ यात्रा, पूरी उड़ीसा में है ना। तो वो भी याद रखेंगे, ये भी उड़ीसा से रिलेटेड है और जगन्नाथ वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा, ठीक है। उड़ीसा के और कौन कौन से देख लेते हैं। रथ यात्रा, देखो रथ यात्रा तो ये वही हो गया जो मैंने आपको बताया अभी। राजा परवा है, चंदन यात्रा है, बाली यात्रा है। बाली यात्रा ये कहीं कहीं ना बाली यात्रा के नाम से भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाली यात्रा हो, बाली यात्रा, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो ये एडिशनल में ये सारे याद रखेंगे उड़ीसा के। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का बर्थ एनिवर्सरी कौन से फेस्टिवल, मतलब इनके बर्थ एनिवर्सरी को याद करके कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो देखो, ये है गुरु पूरब। गुरु पूरब भी कहते हैं, गुरु पर्व भी कहते हैं, ठीक है। हालांकि ये सारे ही पंजाबियों के त्योहार हैं, बट ये गुरुपुर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो गुरु नानक देव जी थे ना, वो पहले सिख गुरु थे, सिख गुरु के, सॉरी, सिख धर्म के पहले गुरु थे ये, ठीक है। अब देखो, इसको गुरु नानक जयंती गुरु पूरब कहते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। और ये इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी होती है गुरु नानक देव जी की, ठीक है। और इस फेस्टिवल को ना बेसिकली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और कार्तिक मंथ होता है, बेसिकली नवंबर में इसको मनाया जाता है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग नवंबर में आता है, ठीक है। अच्छा देखो, एडिशनल जो हमारे बात हुई है यहाँ पे, जैसे होला मोहल्ला, ठीक है, या फिर इसको नॉर्मली होला भी कहते हैं, तो ये भी सिख लोगों का फेस्टिवल है, 3 दिन का होता है ये, ठीक है। और मार्च के आसपास इसको मनाया जाता है। और साथ में एक है वैसाखी। वैसाखी, वैसाखी तो आई थिंक सबको पता होगा, 13 अप्रैल को हर साल, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 वाले दिन क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बैसाखी वाला ही दिन था। तो ये तो आपको याद ही होगा कि बैसाखी 13 अप्रैल को मनाते हैं। कई बार 14 अप्रैल को भी मनाया जाता है, बट वैसे ये 13 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। और एक है छपार मेला, ठीक है। तो ये भी एक पंजाबी पॉपुलर पंजाबी फेयर है और इसको मनाया जाता है। जैसे जो यहाँ पे जो पंजाब का जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे जो एक छपार गांव है ना, वहाँ पे इसको मनाया जाता है सितंबर के आसपास, ठीक है। तो सारे एडिशनल याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हरेला इज अ फेस्टिवल ऑफ ग्रीनरी, पीस, प्रोस्पेरिटी एंड environmental कंजर्वेशन, प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हरेला फेस्टिवल जो कि एक जिसे जिसमें कि ग्रीनरी होती है, पीस होता है, प्रोस्पेरिटी समृद्धि होती है, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ये सारा मतलब होता है। मतलब हमें ये हिंट भी दे दिया गया है कि ग्रीनरी के लिए मनाया जाता है ना। तो ये हरेला फेस्टिवल है कहाँ का? तो देखो, हमें ऑप्शन में दिख रहा है एमपी,
हरियाणा, असम, उत्तराखंड। करेक्ट आंसर है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, एक कंफ्यूजन जो हर बच्चे में है, एक होता है हरेला और एक होता है हरेली। ठीक है, ये बहुत से लोगों में कंफ्यूजन रहता ही है। हरेला ये उत्तराखंड का है, जिसे आप बोलते हैं उत्तरा, है ना। तो उत्तराखंड में और एक ये छत्तीसगढ़ का, मैं यहाँ लिख दूँ छत्तीसगढ़। याद करने की मैं आपको टिक बता रही हूँ। जैसे इसमें सेकंड वर्ड आ रहा उत्तरा, यानी कि हरेला, है ना। और यहाँ पे 36 ई की मात्रा आ रही है, तो हरेली, इसमें भी ई की मात्रा, लाइक। तो ऐसे याद रखेंगे ना ट्रिक के थ्रू, हरेला उत्तराखंड और हरेली छत्तीसगढ़, इस ई की मात्रा से याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि दोनों फेस्टिवल का मोटिव सेम है, हरियाली के लिए ही होता है। ठीक है, बट नाम अलग अलग है, मोटिव सेम है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हरेला का मतलब होता है डे ऑफ ग्रीन, वही जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और तो ये तो सारा वही जो मैंने अभी आपको बताया। इसको कुमाऊं रीजन में मनाया जाता है, कुमाऊं क्षेत्र में, उत्तराखंड के। अब इम्पोर्टेंट इंडियन फेस्टिवल की बात कर लेते हैं, जैसे उत्तराखंड के और अदर कौन से फेस्टिवल्स हैं। तो जैसे हो जाएगा फूल देई, देखो फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, ये हमारा उत्तराखंड में, तो फूल देई यहाँ से याद रखेंगे। और उसके बाद है ओलगिया, घी संक्रांति, दोनों याद रखेंगे। है एक ही, इसके नाम दो हैं, बट सावित्री। ठीक है, गंगा दशहरा, उसके बाद नंदा देवी, है ना। ये सारे हमारे, और ये है राज जाट, ये सारे हमारे हो जाएंगे उत्तराखंड के। अब असम के देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, तो अम्बुबाची, है ना। अम्बुबाची पता ही है ना आपको, कामाख्या मंदिर का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ये अम्बुबाची। बिहू हो जाएगा असम का, माजुली हो जाएगा असम का। देखो माजुली द्वीप वहीं पर है, तो माजुली फेस्टिवल भी वहीं पर है। एमपी का हो जाएगा खजुराहो, लोकरंग, भगोरिया, हाट भगोरिया। भगोरिया तो बेसिकली यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो सारे एडिशनल याद रखेंगे। इस स्लाइड के सारे एडिशनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, सांगकेन इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश बाय पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। सांगकेन ये अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। इसको कौन से रिलीजन के लोग, अरुणाचल प्रदेश के कौन से रिलीजन के लोग मनाते हैं इसको। देखो इस्लाम तो होगा ही नहीं। देखो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बुद्धिज्म। अरुणाचल प्रदेश के जो बुद्धिज्म लोग हैं ना, वो इसको मनाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सांगकेन इस वर्ड का मतलब होता है फेस्टिवल ऑफ वाटर। ठीक है, बेसिकली देखो सांगकेन में ना ये वाटर का फेस्टिवल होता है, और लोग इसमें ना एक दूसरे पे पानी का छिड़काव करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 3 दिन का फेस्टिवल होता है, और लोग पानी से एक दूसरे को छिड़काव करते हैं, पानी के महत्व के बारे में बताते हैं, और एक तरह से शुद्धता का भी प्रतीक हो जाता है ये। ठीक है, एन एनुअल 3 डे लॉन्ग फेस्टिवल, और the Khampati and Singpho tribes of the Lohit district in अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेट इट। अरुणाचल प्रदेश की जो लोहित डिस्ट्रिक्ट है, लोहित डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ के इसको खमपति और सिंगपो ट्राइब्स के लोग मनाते हैं इस सांगकेन फेस्टिवल को। ठीक है, और इस फेस्टिवल को बेसिकली ना थेरवाद जो बुद्धिज्म होते हैं ना, वो लोग मनाते हैं। इसमें भी 2 टाइप्स थी ना बुद्धिस्ट की, तो थेरवाद बुद्धिस्ट ये मनाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, सेम ऐसा ही फेस्टिवल ना एक है सोंगक्रांत, इसको भी मनाया जाता है थाईलैंड में। ठीक है, ठीक है, सेम यही फेस्टिवल है, ये तो अरुणाचल प्रदेश का है, बट सेम ये फेस्टिवल थाईलैंड में भी मनाया जाता है। ठीक है, और सारी चीजें प्रोसेस सेम है, बस नाम थोड़ा अलग है। और वैसे देखा जाए ना तो नाम भी इतना अलग नहीं है, वो सांगकेन है, ये सोंगक्रान है। तो बेसिक 90% तो मिलता जुलता ही नाम है ना। तो थाईलैंड का है ये, याद रखें। थाईलैंड का देखो हमारा ना आता नहीं है एग्जाम में, बात ये है क्योंकि हमारे पास हमसे ना इंडिया का पूछता है, इंडिया के बाहर का नहीं पूछता। बट एडिशनल में याद रखेंगे, थाईलैंड के लोग भी इसको मनाते हैं। जो भी थाईलैंड में बुद्धिस्ट लोग हैं ना, ये उनका हो जाएगा सोंगक्रान। ठीक है, और बुद्धिस्ट के और ज़्यादा कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं जो बुद्धिस्ट पर बेस्ड होने, तो ये हो जाएगा बुद्ध पूर्णिमा, पता ही होगा आप सबको। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख का हो जाएगा, लोसर फेस्टिवल है, लुम्बिनी फेस्टिवल है, परिनिर्वाण डे है। और देखो गौतम बुद्ध से रिलेटेड ही नाम है सारे ये, तो याद रखना इजी हो जाएगा। रूमटेक चाम है फेस्टिवल, और मनी रिमदू फेस्टिवल है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो,
आइडेंटिफाई द कल्चरल फेस्टिवल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्लूज। हमें ना कुछ क्लूज दिए गए हैं और उसके बारे में, एक फेस्टिवल है उसके बारे में हमें सब कुछ बताया गया है। बस हमें इस फेस्टिवल की पहचान करनी की है कि ये है कौन सा फेस्टिवल। ठीक है, तो देखो, दिस फेस्टिवल brings together craftsmen like potters, embroiders, weavers, wood carvers, metal workers, stone meet। मतलब ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे ना बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे कि पोटर्स हो गया, पोटर्स मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, एम्ब्रॉयडर्स मतलब कढ़ाई वगैरह करने वाले कपड़ों पे या किसी भी चीज़ पे कढ़ाई करने वाले, वीवर्स बुनकर यहाँ पे आते हैं, वुड कार्व मतलब कि लकड़ी पे कुछ नक्काशी वगैरह करते हैं, लकड़ी पे मतलब अपनी कारीगरी दिखाते हैं, मेटल वर्कर्स आते हैं, स्टोन स्मिथ्स आते हैं, पेंटर्स आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। मतलब पूरी इंडिया से उठकर ये सारे लोग इस जगह पर आते हैं जहाँ पर ये फेस्टिवल होता है। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया ऑन दी वन प्लेटफॉर्म इन हरियाणा। देखो कितना ज़्यादा क्लू मिल गया आपको कि हरियाणा में है ये। ठीक है, तो हरियाणा में कि होता है ये, तो मुझे लगता है आपको आइडिया लग ही गया होगा। और इसको ना फरवरी मंथ में मनाया जाता है हर साल। और यहाँ पे क्या होता है इसमें, इस मेले में, कि यहाँ जो हरियाणा है ना, क्योंकि हरियाणा हमें हिंट में बता दिया गया, हरियाणा के कल्चरल हेरिटेज को दिखाया जाता है, हरियाणा की जो भी शान है, तो वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है। तो कौन सा फेस्टिवल है? ऑब्वियसली बहुत ईजी है और ईजी क्वेश्चन है। सूरज कुंड मेला है ना, फरीदाबाद में लगता है सूरज कुंड मेला। वैसे तो मैं गई हूँ, कभी आपको टाइम मिले तो आप भी जाइए, जैसे ये फरवरी में होता है ना, तो आप भी जा सकते हैं। काफ़ी बड़ा मेला है और आपको हर एक चीज़ें मिल जाएंगी और काफ़ी अच्छा है, आप जा सकते हैं अगर आप दिल्ली दिल्ली में रहते हैं या हरियाणा में रहते हो, क्योंकि ये आसपास ही है। ठीक है, देखो फरीदाबाद में लगता है। ठीक है, और ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल क्राफ्टमैन मेला। ये इंटरनेशनल क्राफ्टमैन मेला है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, अब जो एडिशनल एडिशनल हमने फेस्टिवल्स पढ़े हैं अपने इस क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं। श्यामला जी फेयर ये है गुजरात का। ठीक है, कपिल मुनि फेयर ये है राजस्थान बीकानेर का। और एक चित्र विचित्र फेयर ये गुजरात का। ये चित्र विचित्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम भी इसका अजीब सा है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी एग्जामिनर आपको दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, श्री जगन्नाथ जी मेला इज हेल्ड एट डैश। श्री जगन्नाथ जी मेला। अब देखो कुछ लोगों को इसका आंसर लगेगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा तो चलो ठीक है। ऑप्शन देखो हमारा, कटक तो चलो उड़ीसा में ही पड़ता है, संबलपुर, जयपुर, अलवर। इसको मैं, इसका देखो कहीं जो सही आंसर है ना वो अलवर है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि उसने उड़ीसा का ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखा ही नहीं है जिससे कि आपको कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो याद रखेंगे श्री जगन्नाथ मेला ये ना, देखो जगन्नाथपुरी मेला, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा ये उड़ीसा में है और जगन्नाथ जी मेला ये अलवर में है, राजस्थान अलवर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ अदर फेयर्स की बात कर लेते हैं जो राजस्थान के हैं। तो ये है करनी माता मेला बीकानेर में लगता है, बानेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है और पुष्कर मेला लगता है ये अजमेर में। पुष्कर मेला इंपॉर्टेंट है, पुष्कर मेला अजमेर। ठीक है, अगर जैसे आप पुष्कर मेला में कभी जाए ना, तो आप देखेंगे ट्रेन वगैरह में भी इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, लोग इतने दूर दूर से जाते हैं पुष्कर मेला को देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। The world's largest camel fair is held in which of the following cities? केमल फेयर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऊँटों का जो मेला वो कहाँ लगता है? देखो इतना तो पता होगा कि राजस्थान में लगता है। ठीक है, ऑप्शन में बीकानेर, पुष्कर, बाड़मेर और उदयपुर। तो देखो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा पुष्कर राजस्थान। अभी अभी हमने पढ़ा ना पुष्कर के बारे में, तो देखो ये लार्जेस्ट केमल फेयर भी यहीं का है ये। ठीक है, अब देखो ये हर साल ना इसको नवंबर के आसपास, जब कार्तिक पूर्णिमा का टाइम होता है तब इसको ये मेला लगता है हर साल। ठीक है, और अदर फेस्टिवल देख लेते हैं राजस्थान के, तो बीकानेर कैमल फेस्टिवल ये यहाँ का हो जाएगा। ठीक है, बारमेर बारमेर कैटल फेयर हो जाएगा यहाँ का। ठीक है, और हो जाएगा हमारा मेवाड़ फेस्टिवल उदयपुर का हो जाएगा और बूंदी फेस्टिवल हमारा। मेन फेस्टिवल याद रखेंगे, बीकानेर कैमल फेस्टिवल, बाड़मेर केटल फेस्टिवल और मेवाड़ फेस्टिवल और बूंदी फेस्टिवल। ठीक है,
तो ये इतने याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, कुंभ मेला एंड संगम आर फेमस इन विच स्टेट। कुंभ मेला कहाँ का फेमस है, सबको पता होगा ये। और देखो आया हुआ एसएससी सीएचएस 2023 में। देखो कुंभ मेला तो यूपी का है ना, तो ये याद रखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कुंभ मेला, इसको याद रखेंगे, ये हर ना, इसको, ये मकर संक्रांति वाले दिन स्टार्ट होता है और इसको ना 12 साल में मनाया जाता है, ठीक है। और अच्छा, इसके ना 4 लोकेशन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। इसको 4 जगह पे मनाया जाता है कुंभ मेला को। तो देखो, एक है प्रयागराज, ठीक है, उसके बाद है हरिद्वार, ठीक है, उसके बाद है हम आपका ये उज्जैन, और ये है नासिक, ठीक है। एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इन 4 जगह में बेसिकली ना कुंभ मेला लगता है, ठीक है। और इस बार का जो लगा था ना कुंभ मेला, वो 144 ईयर्स के बाद लग, एक मिनट, ये ना 144 ईयर्स के बाद लगा था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। और जो प्लेस याद रखेंगे कहाँ पे, कौन कौन सी प्लेस मैंने बताएं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, सिमहस्ता फेस्टिवल, सॉरी, सिमहस्ता फेयर इज हेल्ड इन उज्जैन ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर। सिमहस्ता फेयर जो है ना उज्जैन में मनाया जाता, उज्जैन में लगता है, तो ये कौन से रिवर के पास लगता है। तो देखो ऑप्शन में शिप्रा, सो देखो पहला ही करेक्ट है, शिप्रा रिवर के पास लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शिप्रा रिवर है कहाँ पर, ये एमपी में, ठीक है, उज्जैन एमपी में तो है, ठीक है। और देखो ये भी ना हर 12 साल में लगता है, ठीक है, एमपी में, इतना याद रखेंगे ये। और ये हिंदू फेस्टिवल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द पॉपुलर तेलुगु पेट्रियोट सॉन्ग। ये क्या लिखा हुआ है, देशमुनु, हाँ, देशामुनु प्रेमी, प्रेमिना चुमन्ना मांची अनाडी पेंचुमन्ना। देखो ये तो तमिल लैंग्वेज है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। अच्छा देखो इसका मीनिंग भी है, लव दी नेशन ग्रो दी गुडनेस। देखो तमिल ये सॉन्ग है, इसको, इस सॉन्ग को किसने लिखा है ये, तो देखो याद तो करना ही पड़ेगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुरजाड़ा अप्पा राव, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ यही याद रखेंगे, इतना कुछ याद नहीं रखना, बस पहला वर्ड याद रखेंगे देशामुनु, ठीक है। पूरा वर्ड तो याद नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि ऑलरेडी याद करने के लिए जीके जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी कोई काम का तो नहीं है हमारे, बस याद रखेंगे कि इन्होंने, गुरजाड़ा अप्पारों ने इस गाने को लिखा है, ठीक है, इस तेलुगु गाने को। क्योंकि देशभक्ति सॉन्ग है तो फिर इम्पोर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है, पेट्रियोट सॉन्ग है ना, बाकी एडिशनल छोड़ दीजिए आप इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज संग इन वेडिंग सेरेमनी। जम्मू एंड कश्मीर के में ना वेडिंग सेरेमनीज पे कौन सा फोक म्यूजिक सॉन्ग गाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा ये, ऑप्शन है हमारे पास अल्लाह, वनागुन, पनिहारी, बाउल। तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा वानागू, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन है। 1 लाख, एक मिनट, ये सॉल्यूशन ही गलत है। रुको मैं इसको, ये सॉल्यूशन ना, ये गलत लिख दिया है ये लिखने वाले ने, ठीक है, ये गलत है। जो मैंने आपको आंसर बताया वो करेक्ट है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं इसको हटा ही देती हूँ। अच्छा आंसर दिख तो रहा है हमें, आंसर हमें दिख गया, देखो वाना, वो दिखा आपको आंसर। ये बनाने वाले ने गलत बना के दिया है, ठीक है। देखो आंसर हमारा हो जाएगा वानागू, ठीक है। और ये देखो यूजली परफॉर्म किया जाता है इस फेस्टिवल को वुमेन्स के द्वारा, और ये यहाँ पे गाना गाती है, डांस करती है मिलकर, ठीक है। और इसमें कुछ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट याद रख सकते हैं, जैसे कि तरंग हो जाएगा,
तुम्बक नारी हो जाएगा, ठीक है। देखो, एडिशनल डिटेल में क्या याद रखेंगे, आल्हा ये हो जाएगा यूपी का, पनिहारी हो जाएगा राजस्थान का, आल्हा यूपी और एमपी दोनों का है, और बाउल हो जाएगा वेस्ट बंगाल का, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच घराना डू द कंपोजिशन ऑफ द ब्लेंड ऑफ ख्याल एंड ध्रुपद धमार स्टाइल कम्स। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि ख्याल और ध्रुपद धमार स्टाइल कौन से घराना के अंडर में आती है, ठीक है। देखो कौन से घराने में आती है, ये ना आती है आगरा घराना, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगरा घराना के अंडर में आती है दोनों ही। अब देखो एडिशनल, आगरा घराना इसको फाउंड किया गया था हाजी सुजान खान के द्वारा, और आगरा ना एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है ब्रजभूमि का। ब्रजभूमि समझते हैं ना, जो जो श्री कृष्ण का जो लैंड था जहाँ पे श्री कृष्ण जी रहते थे, ठीक है। तो ये वहाँ की भूमि का एक पार्ट था, और ये होम था भक्ति और सूफी सेंट का। जो सूफी संत वगैरह थे उनका ही एक ये, जैसे कि सूरदास हो गया, रसखान हो गया, इनका क्या था, ये एक तरह से होम था, ये ब्रज की भूमि आगरा में जो है, ठीक है। अच्छा देखो, ग्वालियर घराना कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट ख्याल घराना इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ना जो ये ग्वालियर ख्याल घराना का जो ओल्डेस्ट ख्याल घराना है ना, ये ग्वालियर घराना ही है, ठीक है। और इसको ना देखो फाउंड किया गया था नाथन खान के द्वारा, और तानसेन का तो आपको पता ही है, काफ़ी अच्छा ये गाते थे, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, इन क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक टेम्पो इज कॉल्ड एज। कर्नाटिक म्यूजिक में ना जो क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक है उसमें टेम्पो को किस नाम से जाना जाता है, तो देखो ऑप्शन में है पदम, गीता, लय और अचला। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा लय। लय के नाम से जाना जाता है इसको, कर्नाटक म्यूजिक में टेम्पो को, ठीक है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो कर्नाटिक म्यूजिक मतलब वही कर्नाटक का जो हम पढ़ते हैं ना, कर्नाटक बैंगलोर। तो इस म्यूजिक की शुरुआत हुई थी साउथ से, तो कर्नाटक साउथ में ही पड़ता है, ठीक है। और हिंदुस्तानी म्यूजिक की शुरुआत हुई थी नॉर्थ इंडिया से, ठीक है। और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कर्नाटक म्यूजिक के हम कुछ डिफरेंट फॉर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा गीतम, स्वर जथी, और वर्णम हो जाएगा, और कीर्तनम हो जाएगा, और कृति हो जाएगा। ये सारे कर्नाटक म्यूजिक के डिफरेंट फॉर्म्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो हमारा, इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक अकॉर्डिंग टू विष्णु नारायण भटकांडे हाउ मेनी थॉट्स आर ओरिजिन ऑफ रागास। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि ना ये जो विष्णु नारायण है ना, ये हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक में बात हो रही है कि जो विष्णु नारायण है ना, विष्णु नारायण भटखांडे के आधार पर ये टोटल कितने राग की उत्पत्ति जो हुई है ना, राग की जो ओरिजिन्स हुए हैं वो कितने थाट से हुई है। अब थाट भी यहाँ पे कोई वर्ड होगा, तो कितने थाट से हुई है, तो देखो आया हुआ क्वेश्चन है तो याद तो रखना पड़ेगा। याद रखेंगे 10 थाट से हुई है इसका ओरिजिन 10 थाट से हुई है इस राग का, ठीक है। आप देखो इसमें ये 10 थाट दिए हुए भी हैं। थाट मतलब आप कह सकते हैं एक राग का टाइप है ना। अब इस राग कौन कौन से, बिलावल हो जाएगा, खमाज हो जाएगा, काफी हो जाएगा। ये आपको ना सिर्फ पढ़ लेना है, इसको याद नहीं करना है, ठीक है। पढ़ लेना है इसीलिए ताकि कभी एग्जाम में कुछ ऐसा वर्ड आ जाए तो आपको लगे कि हाँ ये वर्ड कहीं तो सुना है मैंने, ठीक है। याद नहीं करना, इतना डीपली नहीं आता है जीके जीएस में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और इस सीरीज को देखो हमने टोटल 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये सीरीज अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर वो पढ़ने लिखने वाले हो तो फालतू में शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने लिखने वाले हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और अगर उनको लगता है कि हमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दे जो हमारे एग्जाम में पिछले साल आए हुए हो विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ताकि उनको खुद से फाइंड आउट ना करना पड़े, है ना। तो ऐसे लोगों को आप शेयर कर दीजिए, और हो सके तो उनको बोलिए कि अगर वीडियो को देखते हैं तो वो पूरा देखें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।